नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं संडे स्पेशल फॉलोअर। हमारा देश विश्व गुरु या मोहब्बत की दुकान बन पाए या नहीं, लेकिन महान जरूर है। बहुत से जुगाड़ सिर्फ इंडिया में ही आजमाए जाते हैं, इसीलिए शायद कहा जाता है इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से हम समय की अलमारी से खोज कर लाए हैं, जिनमें लोकतंत्र के लौह स्तंभ माने जाने वाले न्यायपालिका के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय लोगों ने पद पर रहते या रिटायर होते ही कोई ना कोई पद और कद लपक लिया। इस सूची में साल 1966 में देश के मुख्य न्यायाधीश रहे के सुब्बा राव, 68 से 70 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हिदायतुल्ला, 1994 से 97 तक रहे एम अहमदी, 2013 से 14 तक रहे सतशिवम और 17 नवंबर 2019 को सीजेआई के पद से रिटायर हुए रंजन गोगोई का जिक्र लाजमी है। हालांकि समय की अलमारी में ऐसे और भी कई नाम टटोलने पर मिले, लेकिन ये चंद नाम और उनसे जुड़े किस्से कम दिलचस्प नहीं। शुरुआत करते हैं आज़ादी के बाद साल 1966 से। आमतौर पर जज कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेते। हाल के समय में जब एक के बाद एक कई पूर्व जजों को नियुक्ति दी गई तो सवाल खड़े किए जाने लगे, लेकिन हमारे देश में एक से एक महारथी जज भी हुए हैं। जस्टिस के सुब्बा राव मार्च 1966 में देश के मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन करीब 10 महीने बाद विपक्षी दलों ने जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने सीजेआई के पद से इस्तीफा दे दिया। वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जाकिर हुसैन के खिलाफ चुनाव हार गए। इसके बाद 1968 से लेकर 70 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। हिदायतुल्ला पद से रिटायर होने के बाद देश के 6ठे उपराष्ट्रपति बने। वो एक्टिंग राष्ट्रपति भी रहे। इसी तरह एम अहमदी 1994 से 97 तक देश के चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहे। अहमदाबाद के एक सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के जस्टिस के तौर पे उन्होंने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत की थी। एम अहमदी देश के इकलौते चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के लिए बहुत निम्न रैंक से शुरुआत की थी। वे एएमयू के कुलाधिपति भी रहे। भारत के सबसे लंबे वक्त तक सेवारत रहे चीफ जस्टिस में उनका शुमार होने के अलावा उन्होंने अलग अलग कमीशनों की अगुवाई करने की जिम्मेदारी भी निभाई। साल 2013 से 2014 तक मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस सतशिवम ने जब सेवानिवृत्त होने के बाद केरल में राज्यपाल का पद स्वीकार किया तो उनकी भी बहुत आलोचना हुई थी। उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही ये भूमिका दी गई थी। और अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहे पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर। जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वे राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पहले जज थे। उनसे पहले देश के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1990 से 91 के दौरान सीजेआई रहे। उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। वे 1998 से साल 2004 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। इससे पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस ने 1983 में उनके रिटायरमेंट के 5 महीने बाद राज्यसभा भेजा था। इसी साल यानी 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट के एक और पूर्व जज जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने की घोषणा हुई, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। इस बीच पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद कई सवाल अब उठ रहे। तब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व कानून और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान का जिक्र भी किया था कि साल 2013 में जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों से प्रभावित होते हैं।
हाल के वर्षों में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण को रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग दी गई थी। तीनों जज नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में फैसला देने वाले 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल थे। जस्टिस गोगोई मौजूदा समय में राज्यसभा एमपी के तौर पर हैं, लेकिन उनका पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रहा है। 3 साल में राज्यसभा सांसद गोगोई की औसत अटेंडेंस महज 30% रही है, जबकि बाकी सांसदों की औसत उपस्थिति 79% है। उच्च सदन में अपनी नियुक्ति पर कभी गोगोई ने कहा था कि संसद में उनकी मौजूदगी विधायिका में न्यायपालिका का नजरिया सामने रखने का एक अवसर होगी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा था कि उन्होंने यह ऑफर स्वीकार किया क्योंकि वह न्यायपालिका और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक गोगोई ने बतौर सांसद ना तो कोई सवाल ही पूछा, ना कोई प्रस्ताव ही रखा। दरअसल संविधान के तहत राष्ट्रपति 12 विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों को उच्च सदन में नामित कर सकते हैं, लेकिन 3 साल और 9 राज्यसभा सत्रों में पूर्व सीजेआई किसी भी चर्चा में शामिल भी नहीं हुए और ना ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायर होने के 4 महीने बाद 19 मार्च 2020 को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। उस समय विपक्ष ने उन पर निशाना साधा था। जब गोगोई राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले रहे थे, तब विपक्षी सदस्यों ने शर्म करो के नारों के साथ राज्यसभा में हंगामा किया था। उस समय उनको राज्यसभा का मेंबर बनाए जाने के फैसले की सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व जजों ने भी आलोचना की थी। राज्यसभा के आधिकारिक पोर्टल पर राज्यसभा की कार्रवाई में सांसदों की हिस्सेदारी के खंड में भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इस जगह पर सांसदों के ऑडियो और वीडियो क्लिप देखी जा सकती है। राज्यसभा के पोर्टल पर यह भी कहा गया है कि रंजन गोगोई विदेश मामलों पर बनी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं। राज्यसभा में रंजन गोगोई की उपस्थिति महज 30% के आसपास ही रही है, यानी स्कूल अटेंडेंस की भाषा में कहें तो गोला मारने वाले किसी स्टूडेंट की तरह। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद में उपस्थिति एक अटेंडेंस रजिस्टर के जरिए दर्ज की जाती है। हालांकि बतौर राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ना तो राज्यसभा सदस्य के तौर पर वेतन लेते हैं, ना अन्य भत्ते। वो सिर्फ यात्रा भत्ता और बतौर सांसद आवास ही लेते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने खुद एक आरटीआई के जवाब में दिया था। हालांकि पूर्व सीजेआई गोगोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मिलने वाली पेंशन और सुविधाएं जरूर लेते हैं। उन्हें हर महीने 82,301 रुपये की पेंशन मिलती है। 8 साल पहले गोगोई के पास कोई कार नहीं थी। उन्होंने देश का मुख्य न्यायाधीश होने के दौरान अपनी जो संपत्ति घोषित की थी, उसमें उनके पास ना तो कोई मकान था और ना ही कोई लोन। अलबत्ता गुवाहाटी में उनके पास करीब 69 लाख रुपए की एक ज़मीन है, जो उन्होंने बहुत पहले खरीदी थी। साथ ही बैंक में कुछ धन है। वैसे भी रंजन गोगोई से जुड़ा ये एक लौता विवाद नहीं है। साल था 2018 और तारीख थी 12 जनवरी, जब जस्टिस रंजन गोगोई उस समय के सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों जस्टिस जे चेलामेश्वर, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के तौर तरीकों को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद वो चीफ जस्टिस बने और राम मंदिर से लेकर सबरीमाला सहित तमाम मामलों में ऐतिहासिक फैसले भी दिए। उनके ऐतिहासिक फैसलों में आसाम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC, सांसदों और विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना, राजीव गांधी के हत्यारों की सजा बरकरार रखने और लोकपाल की नियुक्ति जैसे मामले शामिल हैं। उनसे जुड़ा सबसे मज़ेदार किस्सा सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व जस्टिस रहे और अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में रहने वाले जस्टिस M काटजू से जुड़ा है। चर्चित सौम्या मर्डर केस पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाले रिटायर्ड जस्टिस M काटजू को जस्टिस रंजन गोगोई ने अदालत में तलब कर लिया था। रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने फेसबुक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था, लेकिन हत्या का नहीं। यह फैसला जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया था। अवमानना नोटिस के बाद जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फेसबुक पोस्ट के लिए माफ़ी भी मांगी थी।
अभी चंद रोज पहले सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। मामले में दावा किया गया है कि उनकी यानी कि रंजन गोगोई की लिखी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी के संदर्भ में कुछ गलत बातें कही गई हैं, जिसे लेकर अभिजीत शर्मा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मामला दायर किया है। याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने कामरूप मेट्रो जिले और गुवाहाटी में सिविल जज में गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीजेआई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको याद हो कि अभिजीत शर्मा ने इससे पहले असम में 1951 के एनआरसी को अद्यतन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की थी। मामले के लंबित रहने के दौरान ही हाई कोर्ट की निगरानी में साल 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शर्मा ने अदालत में अपनी याचिका में बताया था कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सीजेआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के संदर्भ में कुछ बातें लिखी। वो गलत बातें हैं, साथ ही मानहानि कारक प्रकृति की हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है। गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले के बाद हुई पार्टी का जिक्र भी किया है। उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद मैं उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसिंह लेकर गया था। ये तो रही न्यायपालिका से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस रविवार को कुछ इसी तरह की संडे स्पेशल कहानियाँ आपके सामने लेकर आएँ। धन्यवाद।